आज हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन की क्रिया किस तरह से होती है। फर्स्ट होता है कि उत्सर्जन होता क्या है। किसी प्राणी में शरीर में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसके एक्टिविटी के कारण जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो जो बनते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वह उत्सर्जन कहलाती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रोटीन के उपापचय के दौरान जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जी क्रिया होती है। इनवर्टिब्रेट्स में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन में उत्सर्जी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन की क्रिया में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका ही उत्सर्जन नहीं किया जाता है, बल्कि बॉडी में जो लवण और जल होता है उसमें भी ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य या जल संतुलन का कार्य भी किया जाता है। तो जो प्राणी होते हैं उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट का उत्सर्जन अलग अलग स्वरूप में किया जाता है। इस आधार पे इनको 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है: अमीनोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। फर्स्ट है अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक वे प्राणी होते हैं जो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमीनो एसिड्स का त्याग करते हैं। इस तरह के प्राणियों को अमीनोटैलिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है यूनियो और इकाइनोडर्मेटा के सदस्य। सेकंड है अमोनोटैलिक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अमोनोटैलिक मतलब अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में ये त्यागते हैं, तो ये अमोनोटैलिक कहलाते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स के विघटन से जो अमोनिया बनती है वो बहुत ही विषैली गैस होती है और वो जल में घुलनशील होती है। तो अमोनिया का बहुत अधिक समय तक शरीर में रहना हानिकारक होता है, तो जंतु इसे उत्सर्जित कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा। एनिलिडा में पॉलीचिटा के कुछ सदस्य हैं और मोलस्का और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडन्स। नेक्स्ट है यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक में वे प्राणी आते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे अमोनिया से यूरिया का निर्माण कर लिया जाता है। यूरिया अमोनिया से थोड़ा कम हानिकारक होती है और इसे कुछ समय के लिए बॉडी के अंदर संग्रहित किया जा सकता है। अमोनिया से यूरिया का जब निर्माण होता है तो यह एक विशेष तंत्र के द्वारा या क्रम में होता है जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया के निर्माण के लिए, यूरिया के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल हैं, स्थलीय जंतु और जलीय जंतु, उनमें उत्सर्जी पदार्थों में यूरिया के रूप में उसको बाहर निकाला जाता है। फोर्थ है कुछ प्राणी जो होते हैं वो यूरिक एसिड को उत्सर्जी पदार्थों के रूप में त्यागते हैं, उनको यूरिकोटैलिक प्राणी कहते हैं। यूरिक एसिड जल में अघुलनशील होता है और कम हानिकारक होते हैं, अतः वे जंतु जो उत्सर्जन में जल हानि को सहन नहीं करते वे और ड्राई या एरिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। जैसे सरीसृप मतलब रेप्टिलियंस, बर्ड्स और इंसेक्ट्स वर्ग के प्राणी। तो इन सब प्राणियों में
इनकी शारीरिक संरचना के अनुसार उत्सर्जन की विधि संपन्न होती है। कुछ जो प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जन उनकी बॉडी वॉल के द्वारा विसरण की विधि से संपन्न होती है। इसमें विशेष तंत्र के विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ और शारीरिक गठन में जटिलता आती गई, वैसे वैसे उत्सर्जी अंगों में भी डेवलपमेंट होता गया और वह सरल से जटिलता की ओर बढ़ते गए। बहुकोशी के जीव जो होते हैं वो जल के संपर्क में नहीं होते हैं, तो उनमें उत्सर्जी अंग थोड़े जटिल होते हैं। फर्स्ट है उत्सर्जन किस तरह से होता है। फर्स्ट वो एनिमल्स आते हैं जिसमें बॉडी सरफेस के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया की जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, किस तरह से बॉडी सरफेस के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। जिन प्राणियों में बॉडी सरफेस के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है उनमें कोई उत्सर्जन के लिए अंग विकसित नहीं होते हैं और उनका उत्सर्जन का प्रोसेस जो होता है उनकी बॉडी सरफेस के द्वारा विसरण की विधि से संपन्न होता है। फर्स्ट एक्सक्रीशन इन प्रोटोजोअन्स, कि प्रोटोजोआ की जो जंतु है उसमें उत्सर्जन की क्रिया किस तरह से होती है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटोजोअन्स ज़्यादातर जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ये फ्रेश वाटर और उसमें पाए जाते हैं और इनमें उत्सर्जन की प्रोसेस जो है इनकी सामान्य जो बॉडी सरफेस है, सतह होती है, उसके द्वारा संपन्न होती है। जब ये प्राणी फ्रेश वाटर में रहते हैं तो इनमें जल संतुलन की समस्या का भी इनको सामना करना पड़ता है। फ्रेश वाटर में रहने वाले प्राणियों के कोशिका द्रव में जो सांद्रता होती है वो बाहर से के जल से अधिक होती है। मतलब बाहर के जल में जो सांद्रता है वो इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले द्रव की सांद्रता से कम होती है, जिससे कि इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिससे बाहरी जल जो है उसमें निरंतर प्रवेश करता रहता है, क्योंकि एनिमल के जो सराउंडिंग वाटर है उसकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। तो बाहरी वातावरण से जल ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा इसमें प्रवेश करता रहता है। अब इस वाटर को जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है अगर बाहर नहीं निकाला जाता है तो इसके कोशिका के फटने का डर रहता है। इस स्थिति से बचने के लिए इसमें जल संतुलन की क्रिया होती है। इसमें इसको बनाए रखने के लिए एग्जाम्पल इसका जैसा कि पैरामीशियम में दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों तरफ पाई जाती हैं। एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटोजोआ जो होते हैं उन प्राणियों में ही पाई जाती हैं। अगर इन प्राणियों को हम लवणीय जल में शिफ्ट कर देंगे तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाएगी, वो जो है विलुप्त हो जाएगी। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यह इसके आसपास सहायक रसधानियाँ भी पाई जाती हैं, जिससे कि ये पानी को इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरफ लाती है। इसमें निरंतर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका फैलने वाली अवस्था डायस्टोल कहलाती है और जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसकी बॉडी सरफेस के पास में आकर के फट जाती है तो वह प्रक्रिया इसमें सिस्टोल कहलाती है। तो डायस्टोल अवस्था में कोशिका में ऑस्मोसिस के द्वारा जो जल प्रवेश करता है वह इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास में जो सहायक वैक्यूल्स होती है, एक्सेसरी वैक्यूल्स होती है, उसके द्वारा पानी छोटी छोटी बूंदों में एकत्र हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरफ आ जाता है और यह एक फैलने वाली अवस्था डायस्टोल हो जाती है। जब यह वैक्यूल्स एक निश्चित आकार तक की
फैल जाती है तो ये जो बॉडी सरफेस है उसके पास में आती है और वहाँ बॉडी सरफेस के पास में आकर के यह फट जाती है, यानी ये अपना सारा जो जल है बॉडी सरफेस के पास आके सिस्टोल स्टेज होती है वहाँ से ये बाहर निकाल दी जाती है। और इस तरह से इसमें वाटर रेगुलेशन का फंक्शंस चलता रहता है, मतलब पानी अंदर कंटिन्यूस प्रवेश करता रहता है और वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इस ऑस्मो रेगुलेशन वाले प्रोसेस में ऊर्जा का व्यय होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं वो अमोनियोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक होते हैं मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। तो प्रोटोजोआ के जो ज़्यादातर सदस्य हैं वो जलीय प्राणी हैं और अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि इसके अंदर जल संतुलन के दौरान बाहर निकलने से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर चले जाते हैं और इस तरह से इसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस पूरा होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन साइकोन। साइकोन का जब हमने कैनाल सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह से ऑस्टिया से पानी प्रवेश करता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल दिया जाता है। साइकोन पॉरीफेरा का सदस्य है जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। साइकोन में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं और इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसमें पानी कंटिन्यूस अंदर प्रवेश करता है और ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकलता है। पानी जब कंटिन्यूस इसमें प्रवेश करता है तो जो जल के संपर्क में सेल्स आती हैं वो कंटिन्यूस उनका ये बना रहता है कि हर सेल इसमें जल के संपर्क में रहती है। साइकोन भी अमोनोटैलिक जंतु होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। इसमें शरीर में जो अमोनिया बनती है वो सेल्स के द्वारा जल में विसरित कर दी जाती है और यह इसकी शारीरिक सतह से और ऑस्क्यूलम से बाहर त्याग दी जाती है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन ओबिलिया। जैसा कि हम जानते हैं ओबिलिया सिलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल है और यह डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होता है जो कि एक कॉलोनी बना के रहते हैं और यह समुद्री जल में पाया जाता है। इसमें कोशिकाओं का बाहरी स्तर जो होता है वो निरंतर जल के संपर्क में रहता है और भीतर की तरफ इसकी कोशिकाओं के लिए सिलेंट्रॉन में जल का प्रवाह इसमें भी बना रहता है कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसमें जल कंटिन्यूस प्रवेश करता रहता है और ये कोशिकाएं भी इसके जल के संपर्क में रहती है। इसमें ओबिलिया में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो सीधे कोशिकाओं के द्वारा जल में विसरित कर दिया जाता है और ओबिलिया भी एक अमोनोटैलिक जंतु है जो अपने उत्सर्जी वेस्ट के रूप में नाइट्रोजन अमोनिया को उत्सर्जित करता है, जो नाइट्रोजनस इसका वेस्ट है। इन प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में कोई विशिष्ट अंग इसमें नहीं पाए जाते। इनमें सिर्फ बॉडी सरफेस के द्वारा जो है विसरण की विधि के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओबिलिया में 2 अवस्थाएं पाई जाती है, पॉलिप और मेड्यूला। दोनों अवस्थाओं में इसमें उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है दोनों स्टेज में विसरण की विधि के द्वारा त्याग दी जाती है।